ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में टेंस के बारे में। टेंस को पढ़ने से पहले हम ग्रामर को जान लेते हैं। ग्रामर की डिफिनीशन क्या होती है? ग्रामर की डिफिनीशन क्या होती है? तो ग्रामर की डिफिनीशन होती है, ग्रामर इज ए साइंस विच टेल अस हाउ टू राइट, रीड एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली। यानी व्याकरण वह शास्त्र है, वह विद्या है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीख लेते हैं या सिखा देता है। ओके, अब हम टेंस के बारे में जानेंगे। टेंस क्या होता है और टेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब टेंस को देखते हैं, टेंस की डिफिनीशन क्या होती है। तो टेंस इज ए फॉर्म ऑफ verb that indicates the time or a state of an action and event। यानी जो टेंस होता है, जो काल होता है, वह क्रिया का एक रूप होता है जो किसी भी घटना या किसी भी कार्य के स्थिति को बताता है या इंगित करता है। ओके, अब देखेंगे कि काल कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस? ये 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स। ऑफ टेंस, यानी ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है, सेकेंड होता है, वो क्या होता है? पास्ट होता है। और जो थर्ड टेंस होता है वह होता है फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। अब देखेंगे प्रेजेंट मीन्स होता क्या है। तो प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, और टेंस मीन्स काल होता है। तो प्रेजेंट टेंस मीन्स क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहेंगे? जो समय चल रहा है, अभी कंटिन्यू है, उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। और अगला है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस होता है भूतकाल। तो भूतकाल किसे कहेंगे? जो समय बीत चुका है, जो समय बीत चुका है वह भूतकाल हो गया। और होता है तीसरा जो है फ्यूचर होता है। फ्यूचर किसे कहेंगे? तो भविष्य को, भविष्य काल, यानी जो समय अभी आने वाला है। ठीक है, अब इन तीनों टेंसों के 4 सब टाइप्स भी होते हैं, यानी उप प्रकार भी होते हैं। उन्हें इन टेंसों के अंतर्गत होने वाली अलग अलग क्रियाओं के आधार पर, अलग अलग क्रियाओं के आधार पर बांटा गया है। वे 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, इसमें पहला होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। और जो सेकेंड होता है, दूसरा होता है, वह होता है कंटिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट। और जो चौथा होता है वह होता है परफेक्ट। टेंस को देख लेते हैं, प्रेजेंट टेंस के बारे में जान लेते हैं। प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को कैसे पहचानेंगे? तो प्रेजेंट टेंस के जितने वाक्य होते हैं उनके अंत में हैं, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या होता है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें कहीं इंट्रोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द का बोध हो जाएगा, अर्थात क्या, वह,
गरीब है। क्या हुआ? गरीब है। यानी इस सेंटेंस में क्या हुआ है कि इसमें इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक शब्द का बोध हुआ है। इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या लगा है? क्या। ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में दो तरह से आते हैं, एक तो पहले आ जाते हैं और दूसरे में बीच में आते हैं। जैसे इसी को देख लेते हैं, वह गरीब क्यों है? वह गरीब क्यों है? हम बताए हैं कि वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द दो तरह से आते हैं, एक तो वाक्य में पहले आ जाता है और दूसरे में बीच में आता है। तो हम दोनों के लिए अलग अलग रूल होता है, उसको देखेंगे। इसके लिए रूल क्या होता है? पहले के लिए जो रूल होता है वह होता है, सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, क्या करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में HV बोलते हैं। HV मीन्स क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद जो बचा ऑब्जेक्ट होता है उसको लिखते हैं। इसको हम ओ से भी नोट करते हैं, लिखते हैं। ये पहला रूल हो गया। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो उसके लिए क्या रूल होता है? उसके लिए दूसरा जो रूल होता है, सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश हम इसको IW से लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, HV लिखते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बचा होता है उसको लिखते हैं। ये दूसरा नियम हो गया। अब इसके अनुसार हम इन वाक्यों का ट्रांसलेशन करेंगे। इन दोनों नियमों के अनुसार हम इन दोनों वाक्यों का ट्रांसलेशन करेंगे। पहला जो दिया है, क्या वह गरीब है, तो हम बताए हैं जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। वह हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार ही लिखा जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह को क्या बोलते हैं? ही होता है। ही मीन्स वह होता है। ही जो होता है वह सिंगुलर फॉर्म में आता है, और जब सिंगुलर फॉर्म में आता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं? इज का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इज। इज लिखने के बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो यह हो जाएगा इज ही। और गरीब का क्या होता है? पुअर। इज ही पुअर। उसके बाद यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द का सिंबल बनाया गया है, तो यहाँ पर भी हम प्रश्नवाचक शब्द का सिंबल बनाएंगे। यह हो जाएगा इज ही पुअर, यानी क्या वह गरीब है। इसी तरह जो अगला सेंटेंस है इसको बनाएंगे। इसको हम दूसरे नियम के अनुसार बनाएंगे। तो हमने बताया है कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। तो क्यों वो इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वाई होता है। अब इसके बाद क्या लिखना है? HV हेल्पिंग वर्ब। तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लिखा जाएगा? वह सब्जेक्ट के अनुसार ही लिखा जाएगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो वह की इंग्लिश ही होती है। और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लिखते हैं? इज होता है। तो इसके बाद क्या लिखना है? हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे इज। और इज को लिखने के बाद सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही है। यहाँ पर लिखेंगे ही। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? गरीब। ऑब्जेक्ट क्या है? गरीब है। तो गरीब की इंग्लिश क्या होती है? पुअर। और इसके बाद जो इंट्रोगेटिव वर्ड का सिंबल होता है उसको लगाना जरूरी होता है। यह हो जाएगा वाई इज ही पुअर, वह गरीब क्यों है। इस तरह हम बाकी सेंटेंसों को भी बना सकते हैं।